हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, जो आज की क्लास रहेगी वो आपके आर्मी एनए नर्सिंग असिस्टेंट की क्लास रहेगी। और जो क्वेश्चंस रहेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए। जो मेरा भाई एनए की तैयारी कर रहा है या फिर आपका कोई दोस्त इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। चलिए, आपके एक कार्य से मोटिवेशन मिलेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे भाइयों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है क्या। इसका मतलब था थर्मामीटर विच यूज्ड फॉर मेजरिंग 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या होगा वो? गैस थर्मामीटर, मतलब कि गैस थर्मामीटर होगा। पारे का थर्मामीटर मरकरी थर्मामीटर होगा। या हम कह सकते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर होगा। या फिर आपका होगा वाष्प दाब थर्मोमीटर। जल्दी से बताइए। स्टीम प्रेशर थर्मोमीटर। जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। आपके इंतजार में ही हैं भाई हम। जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए मेरे भाइयों, इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस ऊपर का टेम्परेचर मापेगा उसको हम बोलते हैं दोस्तों पूर्ण विकर्ण पायरोमीटर। इसका मतलब टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये टेम्परेचर को मापने का, इसका मतलब हम यदि सूर्य का तापमान भी मापना होगा तो हम किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। किससे मापते हैं? बहुत अधिक तापमान को मापना है तो पायरोमीटर से मापना है। यदि सूर्य का तापमान भी आपको मापना होगा तो पायरोमीटर से मापा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि कहते हैं जो सूर्य के आउटर सरफेस होती है उसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका कैसे पता लगाया गया होगा? उसी पायरोमीटर के माध्यम से पता लगाया गया कि इसका जो आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है सन का, वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व माप में होता है। एक रिंगमेल स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से खालिस्तान के घनत्व माप में प्रयुक्त होता है। इसका मतलब रिंगमेल मैन स्केल इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग। बताइए जल्दी से, घनत्व को मापने का काम करेगा तो किसका? किसी घनत्व मापेगा ये, डेंसिटी मापेगा कोहरे की, फॉग की, ध्वनि मतलब साउंड की, प्रदूषण जल या पॉल्यूटेड वाटर की, या फिर धुआं मतलब स्मोक की। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। ध्यान रखना, एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसको हम बोलते हैं रिंगेल मैन स्केल होता है। इससे मापा जाता है धुएं की डेंसिटी को। किसको मापा जाता है? धुएं की डेंसिटी को मापा जाता है दोस्तों। ध्यान रखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं साउंड को किस में मापा जाता है तो आपको पता है सर जी, डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डेसिबल जो होता है, डेसिबल। ठीक है जी, पता है ना इस बात का। तो ऐसे ही इसकी डेंसिटी को मापने के लिए, धुएं की डेंसिटी को मापने के लिए रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किया जाएगा। भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आपसे अननोन है, आप उनसे जानते नहीं हो और आपको वो सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ कहा है सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को मापेगा। चलो ठीक बात है। किलोवाट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को माप सकते हैं किलोवाट आवर में। इसका मतलब आर एच फैक्टर जो होता है वो ब्लड के लिए होता है। रिसस नाम का बंदर था, आर एच फैक्टर जो होता है, रिसस नाम का एक बंदर था, उस पर आर एच फैक्टर की खोज की थी। उसके बाद कहता है रिचर्ड स्केल्स, इसको बोलता है रिएक्टर स्केल। तो दोस्तों ये बात गलत है। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा फोर्थ। ये बात क्या है? सम्मिलित नहीं है। क्योंकि आपको पता है रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है दोस्तों? इससे मापा जाता है भूकंप। क्या मापा जाता है? भूकंप जो होता है उस भूकंप को मेजर किया जाता है रिएक्टर स्केल पर, या रिचर्ड स्केल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका, आपको पता है सेल्सियस जो होता है, यहाँ बॉडी का टेम्परेचर भी इससे मैंने मेजर करते हैं। आपको पता है सेल्सियस में कैसा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। यदि मैं फ़ारेनहाइट की बात कर दूं तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, ध्यान रखें। आर एच फैक्टर ब्लड है। ये आर एच फैक्टर के जो खोज करता हुए, जल्दी से बताइए कौन है आर एच फैक्टर खोज करता? तो वो थे दोस्तों कॉर्ल लैंड, कॉर्ल लैंड स्टीनर। कौन थे दोस्तों? कॉर्ल लैंड स्टीनर जो हुए हैं वो आपके किसके? आर एच फैक्टर के खोजकर्ता हुए हैं, या फिर ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता हैं वो कॉर्ल लैंड स्टीनर। ठीक है जी भाइयों। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कभी जो इंसान झूठ बोलता है उस पर एक मशीन से ऐसे लगाई जाती है, चिपकाई दी जाती है उसको, और चेस्ट पर वगैरह यहाँ यहाँ कर लगा दिए जाते हैं, फिर उससे बुलवाया जाता है
वो सही बोलता है गलत बोलता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। द अपार्टस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइज नॉन एज, जो झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है उसका नाम क्या होता है? पॉलीग्राफ होगा, पायरोमीटर होगा, जायरोस्कोप होगा, या फिर काइमोग्राफ होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोला जाता है दोस्तों? पॉलीग्राफ जो होता है, इससे मेजर किया जाता है वो इंसान गलत बोल रहा है या फिर सही बोल रहा है मेरे भाइयों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा ऐसा जीव है जो स्वयं विकास करेगा, प्रजनन करने में समर्थ है। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा वो? वायरस मतलब विषाणु होगा, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होगा, माइक्रोप्लाज्मा होगा, या फिर बैक्टीरियोफेज होगा? जल्दी से बताइए, बैक्टीरियोफेज होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। देखो यदि मैं बात करता हूं सर, वो होता तो बैक्टीरिया, परंतु कौन सा बैक्टीरिया होता है दोस्तों? ध्यान रखना, वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसअप्टिमा, और आपको इसका नाम ये भी कह सकते हैं PPLO। ये वही माइक्रोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया होता है, और ये स्वयं ऐसा छोटा जीव है जो स्वयं क्या करेगा? विकास भी करेगा, अपना डेवलपमेंट भी करेगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करने का काम करेगा, प्रजनन में भी काम करता है। तो कौन सा होगा? माइक्रोप्लाज्मा। कौन सा होगा दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसअप्टिमा। ये सबसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी है। सबसे क्या है दोस्तों? स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, वन सेलुलर सेल जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर जो है, ये स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसअप्टिमा। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है जी, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करेंगे भाई साहब? इंग्लिश में लिख रहा है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बताइए भाई साहब, ऐसे कौन से होते हैं गर्म खून वाले जंतु? वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान क्या रखेंगे? वातावरण के तापमान से नीचे गिरा देंगे, लोअर देन एनवायरमेंट टेम्परेचर। सेकंड है आपका, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हाइयर देन एनवायरमेंट। थर्ड है, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर ऑल टाइम। और फोर्थ होगा आपके सामने, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं, मतलब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा, जो आपके गर्म खून वाले होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। जैसे आप हो, स्तनपाई जीव जो होते हैं, कुत्ता बिल्ली हम कह सकते हैं, हम सभी स्तनपाई जीव जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनका ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है। ये मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर नहीं चेंज करते दोस्तों, ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा दोस्तों, ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लेज एग। ऐसा कौन सा स्तनपाई होगा जो आपके अंडे देगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे मेरे बच्चों। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा, प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। चलिए, तो कौन सा होता है? लॉरिश, या फिर कंगारू, या फिर व्हेल, या फिर एक्डीना? ध्यान रखना, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्तनपाई जीव जो होता है, मैमल्स होता है, जो क्या देगा? अंडे। तो ध्यान रखना, वो होता है आपका एक्डीना। एक्डीना जो होता है ये आपका क्या कर देने का काम करेगा? अंडे देने का काम करेगा। व्हेल आपका बच्चे देती है, कंगारू आपको बच्चे देता है, ध्यान रखना विशेष तौर पर। तो एक्डीना जो होगा ये स्तनपाई जीव होता है जो क्या देगा? अंडे देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? उड़ने वाले जीव होंगे, और भैया जो उड़ते हैं वो तो पक्षी में आते ही हैं। देखो, कीट इंसेक्ट अलग चीजें होती हैं, पक्षी एप्स जो होते हैं वो अलग चीजें होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आएगा? अमोंगेस्ट द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एप्स। उड़ने वाले जीवों में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, कौन सा होगा? वो बैट, चमगादड़ होगा, क्रो होगा, ईगल होगा, या फिर पैरट होगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आएगा? तो ध्यान रखना, वो क्या होता है? बैट। बैट को बोलते हैं चमगादड़। चमगादड़, चमगादड़ जो होती है दोस्तों, ये आपका मैमल्स होता है। क्या होता है? मैमल्स। क्या होता है मेरे भाइयों? मैमल्स एक स्तनपाई जीव होता है। ये बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे देता है। क्रो अंडे देगा, ईगल अंडे देगा, पैरट भी क्या देगा? अंडे देता है दोस्तों, ध्यान रखना। कोआ, चीलबाज जो होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपका तोता जो होता है, ये सभी क्या देते हैं? अंडे। परंतु जो बैट होती है, चमगादड़ जो होती है दोस्तों, ये क्या देती है? आपका क्या देगी?
ये आपके बच्चे देगी। एक ऐसा मैमल्स होता है जो आपका बेटा परासर्वे तरंगे निकालता है। कौन सा निकालता है? परासर्वे तरंगे निकालता है। ठीक है, परासर्वे तरंगे निकालना। ऐसा कौन सा मैमल्स होता है जो परासर्वे तरंगे निकालेगा? वो होता है दोस्तों आपका चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़। विशेष तौर पर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? अमोंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन एप? जो ऐप नहीं होता उसको बताइए, ऐप जो नहीं होता है। तो भाई साहब कपी नहीं है, कौन सा है? गिबन होता है वो, या फिर गोरिल्ला होता है, फिर लंगूर होता है, फिर औरंग उटान होता है? जल्दी से बताइए। औरंग उटान होता है। तो गिबन भी नहीं है दोस्तों, ये तो आपका किस में आएगा? कपी में आएगा। ठीक है जी, ये कपी में आता है। गोरिल्ला भी कपी में आता है। लंगूर जो होता है ये आपका कपी के अंदर नहीं आता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? लंगूर। क्या होगा बेटा? लंगूर होता है। लंगूर आपके कपी के वर्ग में नहीं आता दोस्तों। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, लंगूर देखा होगा आपने, बहुत बड़ी पूंछ से होती है उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 होता है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है। जो मकड़ी होती है जो और इंसेक्ट से कतई भिन्न होती है, क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है क्या? ऐसा क्या, क्यों भिन्न होती है वो मकड़ी और कीटों से? कह रहा है स्पाइडर आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट बिकॉज दे हैव। जो आपकी मकड़ी होती है और अलग कीटों से क्यों अलग होती है? उनके अंदर ऐसा क्या होता है? उनके अंदर 6 लेग्स मतलब 6 लेग्स पैर पाए जाते हैं। 8 लेग्स 8 लेग पाए जाते हैं। 10 लेग्स 10 लेग पाए जाते हैं, या 12 लेग्स 12 लेग पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। आपको पता है दोस्तों, इंसेक्ट जो होते हैं आपके, इसका मतलब जो आपके इंसेक्ट मतलब जो कीट होते हैं, कीट के भैया 3 जोड़ी है ना, 3 जोड़ी, या हम कहते हैं 3 पेयर है ना, 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6, तो 6 पैर होते हैं भाई साहब इंसेक्ट के। परंतु ध्यान रखना, मकड़ी जो होती है, मकड़ी के बेटा 4 जोड़ी पाए जाते हैं। 4 जोड़ी, तो 4 जोड़ी हो गया, 4 पैर हो गए, तो 4 गुना 2, तो इसमें कितने पैर पाए जाते हैं? 8 पैर। ठीक है जी, 8 पैर पाए जाते हैं मेरे बच्चों। ध्यान रखें भाई साहब, 8 पैर पाए जाते हैं किसके अंदर? मकड़ी के अंदर। तो इसका मतलब क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके अंदर क्या है दोस्तों? 8 पैर 8 लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, चलिए शानदार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। ठीक है जी, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है वो देख ले जा करके। लगभग उससे तीसरी चौथी चौथी क्लास आपकी चली हुई है एनए की ये, और बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। प्लस में आपके जीडी की भी क्लासेस चली हुई हैं। प्लस में आपका जो रेलवे वाला एएलपी का एग्जाम है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, उनकी भी क्लास आपकी चली हुई है। ठीक है जी, आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक का क्या अर्थ है? व्हाट इज ऑर्थोप्लास्टिक इन सर्जरी? तो ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है भाई सब, ये बताना है। ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? जब शल्य चिकित्सा जो होती है, ठीक है, उसमें ऑर्थोप्लास्टिक करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी नहीं जी, या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांट है, या फिर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या फिर हिप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट, या हम कहेंगे रक्त परिवहन ब्लड ट्रांसफ्यूजन? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना, जो आपका ऑर्थोप्लास्टिक होता है ये आपके कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या हम कह सकते हैं हिप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट। जो हिप का आपका जॉइंट्स होता है उसको रिप्लेस करते हैं, उस जगह पर ये खराब हो जाता है, टूट जाता है और दूसरा लगा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टिक, है ना। जैसे हम आपने देखा होगा सर्जरी करते हैं, स्किन सर्जरी जो होती है ना, डर्मेटोलॉजी उसको हम बोलते हैं स्किन में। जो डर्मिस होता है वो स्किन के बारे में बात करता है, तो वहाँ पर आपका स्किन भी दूसरी लगाई जाती है दोस्तों। जैसे हम हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। आपने देखा होगा आपकी जो दांतें होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है बिल्कुल व्हाइट दांत होते हैं, और बड़े होने के बाद उस पर एक एनामल की परत चढ़ जाती है, और जो होता है कठोर भाग, क्या होता है दोस्तों? एनामल का भाग होता है कठोर। अब ये कठोर बनाने के लिए क्या क्या चीज उसमें जरूरत होती है? तो देखिए, दांतों पर जमने वाली परत जो होती है, प्लेक्यूज फॉर्म्ड ऑन टीथ आर मेड अप ऑफ। देखिए दोस्तों, केवल भोजन के कणों से जमती है वो परत जो जमती है, फूड पार्टिकल्स ओनली। भोजन के कण और धूल थूक से बनती है, फूड पार्टिकल्स या पल्स स्लाइवा से बनती है। भोजन के कण या थूक और मुंह अम्लों से, या फूड पार्टिकल्स पल्स स्लाइवा पल्स माउथ एसिड से, या हम कह सकते हैं भोजन के कण थूक मुंह अम्ल मुख का अम्ल जो होता है और बैक्टीरिया से। इसका मतलब होता है फूड पार्टिकल्स पल्स स्लाइवा पल्स माउथ एसिड एंड पल्स बैक्टीरिया। जल्दी से बताइए दोस्तों, ध्यान रखें। जो एक परत जमती है, हम ये कह सकते हैं, आपने सुना होगा टाइलिन, टाइलिन जो होता है लार के अंदर होता है, परंतु एक होता है इनामल, जो आपके दांत पर एक कठोर भाग होता है, ऊपर एक परत चढ़ाता है। ये परत जो बनती है ये मोस्टली आपके खाने की वाली चीज़ों से बनती है। आपका सलाइवा हो गया, आपका खाने वाली चीज़ें होती है,
ये पीला पीला हल्का सा जो होता है, येलो कलर का जो होता है, इसी को हम एनामल बोलते हैं, जो दांत को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। दोस्तों ध्यान रखिए, आप डेली ब्रश भी करते हो तो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपके जो आपका एनिमल होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा, होते तो सभी हैं परंतु बेस्ट एग्जांपल इसका आंसर जो है, क्योंकि सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो भोजन के कण भी, मतलब जो आप भोजन खा रहे हो उसके पार्टिकल्स भी, जो आपका सलाइवा उसका भी, मुख में हम जो एसिड होते हैं वो भी, और बैक्टीरिया भी, तो सभी चिपके होते हैं दांतों पर। ध्यान रखें। यदि मैं आपसे बात करूं, आपके अंदर जो आप बच्चे देख रहे हैं एडल्टहुड में दांतों की संख्या कितनी होती है, वो 32 दांत होते हैं आपके अंदर। ठीक है जी। दांत किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं जी CaPO4, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। दांतों का सबसे कठोर भाग जो होता है वो होता है आपका इनामल, और यदि शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे पूछ ले जाए तो वो होता है आपका जबड़ा, जौ जो होता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चे में होती है 20 दांत होते हैं दोस्तों। और बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, वो प्रीमोलर अग्रचर्मक दांत नहीं होते हैं मेरे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन। सबसे कठोर जो मांसपेशी होती है वो कहाँ होती है, जबड़े में होगी, या फिर आपका जांग में होगी, या हम कह सकते हैं गर्दन में, या फिर आपके हाथ में। जल्दी से बताइए कहां पर होगी, जबड़े में, जांग में, गर्दन में, हाथ में, जॉ, थाइज में, नेक में, हैंड में। ध्यान रखना, तो सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो जबड़े में होती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने अभी बताया है, क्योंकि आपको पता है शरीर का सबसे कठोर भाग, यदि दांत नहीं आ रहा पेपर में या एनिमल नहीं आ रहा है तो आपको लगाना जबड़ा, क्योंकि जो दांत जो सेट होते हैं वो किस पर, जबड़े पर। तो सबसे कठोर भाग शरीर का है ना, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट होगा वो जबड़ा होता है, और जबड़े के बाद आपका क्या आता है, इनामल जो आता है, दांत का एक ऊपरी लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। तो सबसे कठोर भाग क्या होगा भाई साहब, आपका जबड़ा होगा। देखिए जांग जो होता है, जांग में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं आपका लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है जी, ये लॉन्गेस्ट बोन है। सबसे लॉन्गेस्ट जो हड्डी होती है वो आपकी जांग के अंदर होती है, जांग की हड्डी, जिसका नाम होता है फीमर। क्या नाम होता है मेरे भाइयों, फीमर नाम होता है। गर्दन है, गर्दन में एक और हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं, आपने सुना होगा, हायोड बोन। कौन सी होती है दोस्तों, हायोड बोन होती है। ठीक है जी, नाम इसका हायोड ही है, हायोड बोन होती है। ये आपकी यू शेप की होती है, हम ये कह सकते हैं यू शेप कह सकते हैं, या फिर खूंटी की शेप हम कह सकते हैं। ये आपकी एक ऐसी हड्डी होती है हायोड, ये आपकी फ्री बोन कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्री बोन। विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो फ्री बोन जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, हायोड बोन। ये दूसरी किसी बॉन्ड के साथ कनेक्ट नहीं होती है, आपके गले में यहाँ पर होती है। इसका काम होता है जीभ का कंट्रोल करना भी। क्या काम होता है इसका, जीभ का नियंत्रण या कंट्रोल। जीभ का कंट्रोल जो करती है वो आपकी यही बोन होती है जो गर्दन के अंदर होती है, उसका नाम होता है हायोड बोन। और हाथ के अंदर तो बहुत सारी हड्डियां होती है जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स वगैरह जो होते हैं आपके हाथ में ही होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है, द सेंसिटिव एरिया ऑफ द ह्यूमन टंग टू बिटरनेस। मतलब कि कड़वे को पहचानने के लिए जीव का कौन सा भाग आपका सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, बताता है कि भाई ये कड़वा है। ये चीज आपने कोई भी चीज खाई और आपको कड़वी लगी तो जीभ का एक भाग बताता है कि भाई ये कड़वा है। तो बताइए कौन सा भाग होगा, नोक वाला मतलब टिप सामने वाला, या फिर मध्य भाग मिडल पार्ट होगा, या फिर पीछे वाला भाग पोस्टीरियर पार्ट्स होगा, या फिर किनारा एज वाला पार्ट। जल्दी से बताइए दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आपकी ये जीभ होती है, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ये होता है फ्रंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं टिप। यहाँ लिखा हुआ है टिप जो होती है, अगली वाली टिप पार्ट है, ये फ्रंट वाला अगले वाला जीभ जो होती है। ये करता है भाई साहब आपका मीठा। क्या पहचान करेगा, मीठा जस्ट इससे थोड़ा सा पीछे होता है, टची होता है इसको। ये करता है आपका नमकीन। क्या करता है, नमकीन भाग को नोट करेगा। और ये जो साइड वाले भाग होते हैं, ये साइड वाले, यहाँ जीभ के साइड वाले भाग, ये करता है दोस्तों खट्टा। क्या करेगा, आपका खट्टे भाग को, जिसको हम बोलते हैं सौर, क्या बोलते हैं, सौर वाले भाग को, सौर मतलब खट्टा को आपको पहचान करवाएगा, ये खट्टा है। और जो जीभ का पिछला वाला भाग होता है, जो जीभ का पिछला वाला भाग होता है, ये करवाता है ये कड़वा। क्या करवाता है, कड़वा। ठीक है जी, ध्यान रखें, कड़वा को बोलते हैं बिटर। तो बिटर भाग की जो पहचान करवाएगा ये पिछला वाला भाग होता है, तो पीछे का भाग जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। अगला वाला मीठा, थोड़ा सा ऊपर नमकीन होगा। साइड वाला जिसको हम बोलते हैं आपका पासर वाला भाग होता है, ये खट्टा वाला भाग बताता है। और भाई साहब आपका जो पिछला वाला भाग होता है, इसको मिडल पार्ट बोल सकते हैं, ध्यान रखना खट्टा को। और पिछला वाला भाग जो होता है क्या बताता है, कड़वा। ठीक है जी, विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा, जीभ के मध्य में कोई टेस्ट नहीं होता है, जीभ के मध्य में कोई टेस्ट नहीं होता है, साइड में होता है। ध्यान रखना, बीच में कोई टेस्ट नहीं होगा, ये यही है जीभ में, इसमें टेस्ट लेस होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है जी, टेस्ट लेस होती है, यहाँ पर जीभ में कोई टेस्ट नहीं होता। इसमें बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं पेपली पाई जाती है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है,
लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन देयर अर्थ? ये तो आपको पता होगा भाई साहब, प्रोडक्ट टेबल में आपने पढ़ा भी होगा, प्रोडक्ट टेबल में पढ़ा होगा आपने कि भाई साहब कितने एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं। आपको पता है सर जी 300 पाए जाएंगे, 92 पाए जाएंगे, या फिर 98, 118 या फिर 100। तो दोस्तों ध्यान रखना, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? ये लगभग पाए जाते हैं 118। 118 एलिमेंट होते हैं टोटल। आपको पता होगा शायद, मेरे हिसाब से आपने पढ़ा भी होगा। जिसमें से आपका क्या होता है, ये तत्व बोलते हैं, जिसमें से आपके लगभग 91 या 92 के आसपास क्या होते हैं? मेटल। क्या होते हैं? मेटल होते हैं, मतलब धातुएं होती हैं। ठीक है जी। और बाकी की जो बचती है भाई साहब वो कौन सी होती है? अधातु। और इनसे निकाली जाती है आपकी मिश्र धातुएं। ठीक है जी। तो देख लीजिए 118 में से 92 का आप घटा लीजिए, जो बचती है वो नॉन मेटल होंगी, और नॉन मेटल में से और मिला करके मिलाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है जी। कौन सी होती है? मिश्र धातु, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या होगा? 118 एलिमेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट? स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है लाइट की, वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन होती है, प्रोटॉन होती है, फोटोन होती है, एक्सरे होती है। तो ध्यान रखने, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई जो होती है दोस्तों, वो क्या होती है मेरे बच्चों? वो होती है फोटोन। क्या होती है? फोटोन। क्या होती है दोस्तों? फोटोन होती है प्रकाश की सबसे छोटी इकाई। बंडल ऑफ फोटोन्स होते हैं जिससे आपकी लाइट बनती है। चलिए, लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। और लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, हम ये कह सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कह दो, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चलिए, जब आप मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस कण का भार सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट मास ऑफ विच पार्टिकल्स? ऐसा कौन सा पार्टिकल्स है जिसका भार सबसे ज्यादा होता है? मास, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, या फोटोन का? ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है और चार्ज नहीं है, तो भाई साहब इसका मतलब कण का एक पार्टिकल्स होता है जो भाई साहब सबसे भारी होता है, उसका मास तो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का भार जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत चुंबक बनाने में किस धातु तत्व का प्रयोग होता है? भाई साहब आप, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो भाई साहब आपको विद्युत चुंबक बनाना है, और विद्युत चुंबक बनाते समय में किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? कौन सी धातु का यूज किया जा रहा है? तो वो नरम लोहा मतलब सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाएगा, स्टील मतलब स्टील का यूज किया जाएगा, भंगुर लोहा जिसको हम बोलते हैं ब्रिटल आयरन बोलते हैं, या फिर तांबा कॉपर का यूज किया जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छा, शानदार आपकी परफॉर्मेंस चली हुई है। बड़ी खुशी होती है जब आप ऐसे आंसर देते रहते हो। ठीक है जी, हमें लगता है कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चली हुई है दोस्तों। चलिए, तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दोस्तों नरम लोहा, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन। इससे बनाई जाती है विद्युत चुंबक। क्या बनाई जाती है? विद्युत चुंबक बनाई जाती है दोस्तों। ये स्टील होती है, इसकी साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। साउंड की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा जो होती है, वो मेरे भाइयों किसमें होती है? स्टील में। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। ध्यान रखें, साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा स्टील में होती है। कॉपर आपको पता होगा, कॉपर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो सकता है। और आपका क्या होता है भाई साहब, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। ठीक है जी, ध्यान रखें। और आपने देखा होगा सोने के अंदर आभूषण बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस कॉपर का यूज किया जाता है, क्योंकि जो आपका शुद्ध सोना होता है वो नरम होता है। ठीक है जी, उसको थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आपका तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट के आभूषण बनाए जा सकते हैं, 18 कैरेट के आभूषण बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, तत्व के परमाणु भार को किससे दर्शाया जाता है? इन विच द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस एज? किससे दर्शाया जाएगा तत्व के परमाणु भार को? ठीक है जी, आपको पता है भैया, एटॉमिक जो मास होता है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, तो इसके अकॉर्डिंग किसमें आएगा भाई साहब? इसमें MaW आएगा, AMU आएगा, CPU आएगा, या फिर EPN आएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ध्यान रखना, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है AMU की। तो परमाणु भार को दर्शाया जाता है AMU से, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट से दर्शाया जाता है दोस्तों। ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं भाई साहब? व्हाट इज मेल फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? पुरुष की नसबंदी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं वैसे? नसबंदी, तो पुरुष की नसबंदी को क्या बोलेंगे? वेस्कस्टमी, या फिर ट्यूबेक्टमी, या फिर नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, या ये सभी, ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे दोस्तों। तो पुरुष की नसबंदी को दोस्तों बोलते हैं, वो बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं?
वैसेक्टोमी ये मेल की होती है दोस्तों, मतलब कि ये पुरुष की होती है, पुरुष की नसबंदी होती है दोस्तों, ध्यान रखें। ठीक है जी, पुरुष की नसबंदी की जाती है। और ट्यूबेक्टोमी जो होती है ये फीमेल की नसबंदी होती है, फीमेल मतलब कि स्त्री की। ठीक है जी, स्त्री की नसबंदी जो होती है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्योंकि ट्यूबेक्टोमी से याद करने का तरीका, क्योंकि फीमेल के अंदर फ्लैपन ट्यूब वगैरह होती है, क्या होती है, फ्लैपन ट्यूब फीमेल में होती है। और वेस्कस्टोमी जो होता है ये मेल का होता है, वेस्सेक्टोमी। और नपुंसकता इनफर्टिलिटी होती है, तो अलग चीज होता है जो विटामिन ए की कमी से होता है। और ऑल ऑफ द होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, फर्स्ट होगा ए। अगला क्वेश्चन 21 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? विच एंजाइम्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मेरे दोस्तों हेल्प करेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब पेप्सिन एंजाइम होगा, या फिर आपका पितरस बाइल जूस होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से बताइए। जो एंजाइम ऐसा एंजाइम होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, तो वो दोस्तों क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? ये एक पेप्सिन एंजाइम है। क्या है दोस्तों? पेप्सिन एंजाइम होता है। ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है बेटा स्टोमक। स्टोमक मतलब कि आपकी स्टोमक ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है जी, स्टोमक ग्लैंड्स में क्या नाम होता है, प्रॉपर नाम होता है उनका, आपका होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है दोस्तों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और यहीं से निकलता है आपका क्या चीज, ये आपका निकलता है, आपके दो एंजाइम निकलते हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक होता है पेप्सिन। ठीक है जी, एक तो होता है पेप्सिन और एक होता है आपका दोस्तों रेनिन एंजाइम। ठीक है जी, ये आपके दो तो होते हैं एंजाइम। इन दोनों का काम ही है प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो होता है मेरे दोस्तों, वो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम करते हैं। पेप्सिन भोजन के अंदर और रेनिन जो होता है ये दूध के अंदर प्रोटीन होती है, इसका पाचन करने का काम होता है। ठीक है जी, तो रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन का पाचन करेगा। और आपका जो होता है कौन सा, पेप्सिन जो होगा, ये क्या करेगा, जो भोजन में आने वाला प्रोटीन होता है उसको तोड़ने का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन को, प्रोटीन को दोस्तों किस में तोड़ता है? ये तोड़ता है भाई पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में जो तोड़ रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन में जो तोड़ता है वो यही होता है। कौन सा दोस्तों? आपका होता है पेप्सिन। कौन सा होता है दोस्तों? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है मेरे भाई। ठीक है जी, ध्यान रखें, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, इसका मतलब डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, सेल्यूलोज भित्ति किस जगत की कोशिका में पाई जाती है? सेल्यूलोज की जो भित्ति होती है, सेल्यूलोज वॉल इज फाउंड इन द विच सेल इन किंगडम? तो पादप जगत की किस सेल के अंदर सेल्यूलोज भित्ति होती है? वो पादप जगत में होगा। ठीक है जी, किसमें होगा? पादप जगत में होगा, जंतु जगत में होगा, दोनों में होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए भाई, सेल्यूलोज की जो भित्ति होती है ओनली पादप की सेल में होती है। किसमें होती है? ओनली प्लांट सेल में। प्लांट सेल के अंदर जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल। ठीक है जी, सेल वॉल, ध्यान रखना। यह नहीं होती, नहीं होगी, नहीं होगी। किसमें नहीं होगी भाई साहब? ये नहीं होगी एनिमल, आपकी जो एनिमल होती है ना, एनिमल सेल्स में। एनिमल मतलब जंतु की कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है भाई साहब? आपका सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। तो किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिका के अंदर सेल्यूलोज की भित्ति होती है। तो ये सेल्यूलोज की जो भित्ति होती है उसमें होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ओनली पादप में होती है। जंतु की जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? डेड प्लेस ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों, आपने देखा होगा जब आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, आपकी प्लेटलेट्स डाउन जाती हैं। अभी कोरोना चला था उसमें आपकी प्लेटलेट डाउन गई थी। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उसमें आपकी प्लेटलेट डाउन चली जाती हैं, परंतु वो मरती कहाँ पर हैं? जो आपका डेड प्लेस होता है, जिनका कब्रिस्तान कहा जाता है प्लेटलेट्स का, वो क्या होता है? तो पिलिया होता है, अस्थिमज्जा मतलब बोन मैरो, पिलिया मतलब स्प्लेन, यकृत मतलब लीवर, अमाशय मतलब स्टोमक। जल्दी से बताइए कहाँ पर मरेंगे जा करके ये प्लेटलेट्स? तो विशेष तौर पर ध्यान रखा, जो प्लेटलेट्स मरती हैं वो कहाँ पर मरती हैं? स्प्लेन में। कहाँ पर मरती है दोस्तों? स्प्लेन मतलब प्लीहा के अंदर मर जाती हैं। देखिए दोस्तों, एक होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स भी कहते हैं इनको। रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स जो मरती हैं वो भी स्प्लेन में मरेंगी। ठीक है जी, वो भी स्प्लेन में मरेंगी। प्लस में आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं ये भी कहाँ का जाकर मरेंगी दोस्तों? ये भी आपका स्प्लेन में मरती हैं। स्प्लेन को बोलते हैं दोस्तों प्लीहा। और प्लीहा को क्या कह देते हैं भाई साहब? प्लीहा को हम कह सकते हैं ब्लड बैंक। क्या बोल देते हैं दोस्तों? ब्लड बैंक भी कह देते हैं मेरे भाइयों, ब्लड बैंक कह देते हैं प्लीहा को, विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अस्थिमज्जा जो होता है, इसमें आपका ये निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण। किसका निर्माण? मतलब कि इनका जनरेशन जो होता है, या पर हम कह सकते हैं निर्माण जो होगा। ठीक है जी, तो निर्माण जो होगा वो कहाँ पर होता है? आरबीसी का, प्लेटलेट्स का, बोन मैरो के अंदर अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा जो होता है बोन के अंदर एक खोखली जगह होती है जिसमें एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, हम कह सकते हैं, और जिससे आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी बनती हैं।
परंतु आपसे कहने लगा जो WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्केल्स, ये कहाँ पर मरती हैं दोस्तों? ये ब्लड में ही मर जाती है। कैसे मर जाती हैं? ब्लड में ही मर जाएंगी। ध्यान रखें भाई, कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए इन चीज़ों को, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो WBC ब्लड के अंदर ही मर जाती हैं, RBC और प्लेटलेट्स, स्प्लिन, और कहीं आपको लीवर भी मिल जाए तो आपको लगा देना है भाई, लीवर भी होता है। स्प्लिन और लीवर दोनों के अंदर मरते हैं, तो मोस्टली स्प्लिन ही होता है। इसके अंदर RBC प्लेटलेट्स मरती हैं। WBC जो मरती हैं वो ब्लड के अंदर ही मर जाती हैं। RBC WBC प्लेटलेट्स निर्माण कहाँ होता है? उन तीनों का निर्माण जो होता है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखिए। चलिए, आपको पता होगा जो आपकी प्लेटलेट्स कम होती हैं डेंगू और मलेरिया में होती हैं। डेंगू जो होता है वो आपका एड्रीज मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो कितना प्रतिशत होगा? वो 35% होगा, 45%, 55% या 100%? जल्दी से बताइए कमेंट करके। रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत होता है दोस्तों, 55% होता है। कितना होता है? 55%। देखिए, यदि मैं आपको ब्लड के पार्टों में डिवाइड करता हूँ, तो ब्लड आपका बेसिकली दो भागों में होता है। एक तो होता है प्लाज्मा, क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा, ठीक है जी। एक तो होता है प्लाज्मा, और एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु, जिसको हम बोलते हैं कॉर्प्यूस्केल्स। क्या बोलते हैं? कॉर्प्यूस्केल्स। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, जब कोई चीज़ 100% है, इस 100% में से आपका 55% तो होता है क्या चीज़? प्लाज्मा, और आपका 45% क्या होती है दोस्तों? आपकी रुधिराणु होते हैं। इस रुधिराणु में आपकी RBC आती हैं, WBC आती हैं, और प्लस में आती हैं प्लेटलेट्स। ठीक है जी, कौन आती हैं? प्लेटलेट्स आती है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें। तो आपके रुधिराणु में WBC, प्लेटलेट्स और आपकी RBC आती हैं, और प्लाज्मा जो होता है विशेष तौर पर आता है जिसमें फाइब्रोजन प्रोटीन होगा, सेरम वगैरह होगा, इसके अंदर आता है। इसमें कहते हैं कि 90% या 90 से 92% इसमें क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। 7% आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों? 7% प्रोटीन होता है लगभग, और 1-2% क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ध्यान रखें भाई, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा का जो कार्य होता है, ये आपका जो आपका पचे हुए भोजन का और हार्मोन्स का संवहन जो करता है वो कौन करता है? प्लाज्मा। डाइजेस्टिव फूड और हार्मोन्स का जो सर्कुलेशन जो करता है वो प्लाज्मा करता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, टाइलिन क्या होता है? टाइलिन एक एंजाइम है, हार्मोन्स है, अम्ल है, या कार्बोहाइड्रेट है? जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्तों, क्या आंसर होगा मेरे बच्चों? तो ध्यान रखना, टाइलिन इज अ एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है दोस्तों। क्योंकि जो टाइलिन होता है, ये टाइलिन जो निकलता है, टाइलिन मेरे बच्चों ये आपका किससे निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपकी कौन सी होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स को बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? लार ग्रंथि। लार ग्रंथियों से आपका टाइलिन निकलता है, लाइसोजाइम निकलता है, और एमाइलेज जो वगैरह होता है इसी से निकलता है। ध्यान रखें भाई। तो टाइलिन जो होता है काम क्या करेगा? ये करता है बेटा, स्टार्च जो होता है आपका, स्टार्च जो होगा, स्टार्च को कन्वर्ट करता है, स्टार्च को तोड़ता है किसमें? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का काम करेगा। ठीक है जी, माल्टोज। ठीक है बच्चों, तो स्टार्च जो होता है वो माल्टोज में टूटेगा किसकी वजह से? टाइलिन एंजाइम की वजह से दोस्तों। ध्यान रखें भाई। ठीक है जी, तो लगभग 35 क्वेश्चन किए हैं, और बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे आपके लिए भाई। आपकी तैयारी कितने अच्छी तरीके से है, आप इनके जवाब देकर दिखाइए भाई साहब, आपको पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए हम प्रत्येक दिन ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे दोस्तों। आपका एक कार्य हमें मोटिवेशन देगा। प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। आपकी क्लास कल होगी। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।